मैंने आपको एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताया उस दिन, उसके 3-4 क्वेश्चंस भी हमने कवर करे। दैट वाज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आंसर जो आता था वो टाइम्स में आंसर आता था। कितने टाइम्स है? टाइम्स का मतलब है एक साल में लगभग कितनी बारी हम अपने स्टॉक को सेल कर देते हैं। जितना ज्यादा टर्नओवर करवाएंगे उतना हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। ठीक है जी, इसमें कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होता था, टर्नओवर जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना अच्छा। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी कहा था, वो एक्स्ट्रा है इससे। किसी भी क्वेश्चन में एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए कह सकता है। अगर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए कहता है तो दैट विल बी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। डेज में आंसर आ जाएगा, डेज में जितना कम से कम होगा उतना अच्छा है। क्लियर है? इसके एवरेज इन्वेंट्री का तो हमेशा फॉर्मूला रहता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। कॉस्ट के मैंने 4 फॉर्मूलेस बताए थे, उसमें से पहले जो 2 फॉर्मूलेस बताए थे, cost of revenue from operations is equal to revenue from operations। किसी का बच्चे अगर वीडियो करेंगे इसी का, ठीक है बच्चे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक पहला फॉर्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, दैट वाज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। या एक और फॉर्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस। इसके बाद 2 और फॉर्मूलेस बताए थे जो जनरली लेंथी क्वेश्चंस में आया करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की फॉर्म में हेडिंग्स बन के एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 4 फॉर्मूले हमने कॉस्ट के करे। इसमें और टर्नओवर में सभी में 2 टाइप के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है क्योंकि इन्वेंट्री में अधिकतर सभी में एवरेज नीचे बढ़ाता है, तो एक तो क्वेश्चन बनेगा आपको ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा फॉर्मूले में पुट करने पे। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में ना कुछ रिलेशनशिप बता देता है। सपोज क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू x, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू x प्लस 10,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग 2x। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग 2x प्लस 2x। 2 टाइम्स मोर का मतलब उसमें 2 टाइम्स उसका ऐड करना है। क्लियर है ना? अगर कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स द ओपनिंग, तो ओपनिंग अगर x होती है तो क्लोजिंग 2x हो जाती है। लेकिन अगर मोर वर्ड जोड़ दे, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग, मतलब उसमें 2x और ऐड करना है, तो ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग x प्लस 2x 3x हो जाएगी। क्लियर है? एक तो ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो इस फॉर्मूले में बनता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की परसेंटेज गिवन होगी, रुपीस की फॉर्म में गिवन नहीं होगा। अब वो परसेंटेज किस चीज के ऊपर गिवन है? अगर वो वैल्यू भी गिवन है, मान लो आपको मान लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू के ऊपर ही दे रखा है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जो परसेंटेज है वो कॉस्ट के ऊपर है, तो आपको कॉस्ट को x मानना पड़ेगा तब क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें भी अगले क्वेश्चन जो मैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो करवाऊंगा, सभी में यही 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो एवरेज के अंदर x मान के करने वाले, और एक परसेंटेज गिवन होती है, जिस चीज के ऊपर परसेंटेज दे रखी है उसकी वैल्यू बता रखी है तो पहले स्टेप में आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उसकी वैल्यू नहीं बता रखी तो उसको x मानते हैं। अब मैं इसके 5-7 क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे एक कांसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। रेशियो अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दे रखा ना दैट इज ऑलवेज ऑन रेवेन्यू, मतलब खाली लिख देता है ग्रोस प्रॉफिट इज 20%,
या ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। कॉस्ट पे है या रेवेन्यू पे बताया ही नहीं, तो रेवेन्यू पे ही होता है हमेशा। जितने प्रॉफिट्स के रेशियो आगे कैलकुलेट करना सिखाऊंगा अभी, जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस कैलकुलेट होते हैं वो रेवेन्यू पे ही कैलकुलेट होते हैं। तो दैट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर है? अब अगर रेवेन्यू पे परसेंटेज गिवन और रेवेन्यू ही गिवन है फिर तो सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन रेवेन्यू पे परसेंटेज गिवन है और रेवेन्यू गिवन ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रेवेन्यू को x मानना पड़ेगा। क्लियर है? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक करवा दी थी मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन जो करवाई थी। पेज नंबर 65 पे आ जाएं, मैं फॉर्मूलेस लिख के रहने दे रहा हूं क्योंकि इनका यूज होगा। पेज नंबर 65 पे इलस्ट्रेशन नंबर 26 पे आ जाएं। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन में एक बार इंफॉर्मेशन लिखता हूं। ठीक है जी, तो मैं क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखता हूं। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री में, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 29,000, परचेजेस गिवन है 2,42,000। ऐसे दो चीजें हैं, क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 3,20,000, थोड़ा सा इजी पड़ेगा चलिए। ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, का मतलब होता है रेवेन्यू। सेल्स क्या दे रेवेन्यू क्या दे, एक ही बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको। क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, हमें क्लोजिंग भी चाहिए होता है। एक क्वेश्चन उस दिन भी ऐसा करवाया था, लगभग वैसा क्वेश्चन आएगा अभी, वो देखते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेवेन्यू के ऊपर गिवन है, क्या रेवेन्यू गिवन है? हाँ जी अक्षरा बच्चे, क्या रेवेन्यू गिवन है क्वेश्चन में? यस सर। तो मैं अगर यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट निकालता हूँ तो रेवेन्यू का तो 3,20,000 का 25%, तो कितना आ गया 80,000। ठीक है, अब अगर मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को कैलकुलेट करूं तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रोस प्रॉफिट, कितना आ गया 2,40,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन है, ओपनिंग गिवन है। मैंने आपको कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपको कॉस्ट पता हो तो कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला लगा दो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो मान के चला नहीं होंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो 2,40,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 20 प्लस नेट परचेज गिवन है 2 लाख माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को इधर ले आता हूं तो ये 2 लाख कितना बन गया 31,000 नेट आ गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी आ गई 31,000। अब आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी है क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, तो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 30,000 की आ जाएगी। कोई डाउट? अब आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना है हमारा 2,40,000। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000 दैट इज 8 टाइम। इसका मतलब एक साल में हम अपने स्टॉक को लगभग 8 बारी बेच देते हैं। कोई डाउट? क्लियर है? आपने तो फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं, आंसर अपना आते जाते हैं, तो फॉर्मूलेज याद हो गए, क्वेश्चन होता जाएगा। तरीका तो ये है, बस फॉर्मूला अगर पता है तो अप्लाई करते हैं, जो आंसर कहीं ना कहीं आ जाता है। और अगर हाँ जी उसमें वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं गिवन, लेकिन ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस क्लोजिंग गिवन है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। नहीं वो होगी नहीं, इसका मतलब मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी नहीं ना, इन्वेंटरी बाकी चीजें भी होती है, तो फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई करेगा, अपने तरफ से कुछ अजम्पशन नहीं लेनी अपने वहां। क्लियर है चीज? हाँ जी बच्चे, इधर से आयुष गुप्ता, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन तो मान के चला नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे अगर मैं आता हूं तो क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री
29,000, closing inventory 31,000, revenue from operation that is 3 lakh. लेकिन अब क्या ग्रोस प्रॉफिट जो गिवन है that is 25% on cost. Cost here stands for cost of revenue. क्लियर है चीज? अब क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट यूज हुआ अंकित? क्वेश्चन के अंदर गिवन तो है रेवेन्यू, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट कहता है 25% ऑन कॉस्ट, तो क्या करें? कॉस्ट जिसके ऊपर परसेंटेज रखी होती है, ये तो रूल बताया पूरे रेशियो चैप्टर में। दो ही कंसेप्ट हैं, एक तो अगर फॉर्मूला गिवन है तो अप्लाई कर दो, कहीं ना कहीं आंसर अपना आ जाता है, करा ना, करंट रेशियो से करते आ रहे हैं। दूसरा, अगर किसी चीज के ऊपर परसेंटेज दे रखी है और उसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको एक्स मान लो। तो यहां पर लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू एक्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का एक्स मान लेता हूं, ठीक है जी। कॉस्ट अगर एक्स है तो ग्रोस प्रॉफिट कितना हो गया? एक्स इंटू 25/100 दैट इज एक्स बाय 4। ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं कॉस्ट का, एक्स इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स बाय 4। क्लियर है? इसको इधर ले आता हूं तो x प्लस x बाय 4 5x बाय 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 3 लाख। x इज इक्वल टू 12 लाख अपॉन में 5 2 लाख। x क्या चीज थी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख 40,000 आ गया। ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी बताइए, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इन्वेंटरी कितना आ गया? 30,000। फॉर्मूले में अच्छा ये सेम वैल्यू आ गई बाय चांस इस क्वेश्चन में। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000 दैट इज 8 टाइम्स। क्लियर है? तो कांसेप्ट तो वही अप्लाई हो रहा है कि अगर किसी चीज की वैल्यू नहीं पता, उसके ऊपर परसेंटेज दे रखी है और उसकी वैल्यू नहीं पता, तो उसको आपने x मान लेना और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। तो ये वाला फॉर्मूला इसलिए मैंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि x वाले क्वेश्चंस बड़े बनते हैं इसके अंदर। ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस परसेंटेज की फॉर्म में दे रखे होंगे, तो ये वाला फॉर्मूला याद करना है। और इसलिए भी करना है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बाद में ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना आएगा और रेवेन्यू भी कैलकुलेट करना आएगा। तो इसी से ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ग्रोस को इधर ले आता हूं, कॉस्ट को इधर ले आता हूं। इसी से रेवेन्यू कैलकुलेट होगा, ग्रोस प्रॉफिट को इधर ले आता हूं। तो इसलिए फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी जगह यूज होता है। क्लियर है? चारों बच्चे क्लियर है चीज? मैं क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है जी, एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ओरली समझाता हूं समझना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 4 लाख, एवरेज इन्वेंट्री सीधा सीधा बता दी, ओपनिंग और क्लोजिंग की जरूरत नहीं, 55,000। ग्रोस लॉस ऑन सेल्स इज 10%, सेल्स का मतलब रेवेन्यू, और रेवेन्यू ही गिवन है। ग्रोस लॉस रेवेन्यू के ऊपर गिवन है और रेवेन्यू ही गिवन है, ताकि एक्स मानना है किसी चीज को नहीं। तो 4 लाख का 10% सीधा सीधा कर दो, कितना आ गया? 40,000 आ गया। अब अगर ग्रोस लॉस है तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रोस लॉस। अगर ग्रोस प्रॉफिट होता तो माइनस कर देता, ग्रोस लॉस है तो क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो 4 लाख प्लस 40,000, 4,40,000 की कॉस्ट आ जाती है। कॉस्ट आपके पास है, एवरेज इन्वेंट्री आपके पास है, खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस कांसेप्ट के अंदर वो ग्रोस लॉस का पॉइंट समझाना चाह रहा था, इसलिए उसने इजी क्वेश्चन दे दिया कि प्रॉफिट है तो कॉस्ट का फॉर्मूला बनता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रोस प्रॉफिट, पर अगर लॉस है तो कॉस्ट का फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ग्रोस लॉस। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। ठीक है जी, क्वेश्चन में कहता है, मैंने आपको बताया तो ये क्वेश्चन आ गया क्लियर। ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस अगर परसेंटेज की फॉर्म में है तो एक्स मान के करने वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं कई जगह। एक्स अगर मानना कब पड़ रहा है? जब जिसके ऊपर परसेंटेज दे रखी है उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। एक मैंने बताया एवरेज इन्वेंट्री वाले बनेंगे, अगले में देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं इलस्ट्रेशन। उसमें क्वेश्चन में देखना क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, दैट इज 2 लाख। अब देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 8 टाइम्स, और इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री x है तो ओपनिंग उससे 1.5 टाइम्स मोर है। मोर का मतलब इसमें 1.5x को ऐड करा तो कितना हो गया? 2.5।
अगर ये लिखा होता ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री तो 1.5x मान लेते हैं। मोर का मतलब उसमें ऐड करना है 1.5 टाइम्स उसका। तो अगर क्लोजिंग x है तो ओपनिंग उससे 1.5 टाइम्स और ज्यादा है, तो x में 1.5x ऐड करा तो कितना आ गया 2.5x। अब क्वेश्चन के अंदर एक दूसरा कंसेप्ट क्या बता रखा है कि अगर कभी भी फॉर्मूला पता हो रेशियोज का तो फॉर्मूला अप्लाई करो, या तो फर्स्ट स्टेप में आंसर आएगा या सेकंड स्टेप में। याद है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, जितने भी करे सभी में यही कहा कि जहां रेशियोज पता हो और फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है तो अप्लाई कर दो, जो निकलना होगा आंसर वो अपने आप आ जाएगा। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पता है, फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। करने को हम एवरेज इन्वेंटरी x की फॉर्म में डिनोमिनेटर में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे डिनोमिनेटर में उसको गलत कर देते हैं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, मैथ्स का एक कांसेप्ट होता है, वो कई बच्चों को नहीं समझ में आता, तो भी यहाँ पर पुट ना करना। अभी एवरेज इन्वेंटरी निकाल लेता हूं, तो एवरेज इन्वेंटरी 2 लाख अपॉन में 8 दैट इज 25,000। अब न्यूमरेटर में आने के बाद आप एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। ये तो फॉर्मूला होता था। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। दो ही टाइप के क्वेश्चन तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, एक ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसमें एक्स अज्यूम करना पड़ता था किसी चीज को। एक यहाँ पर एवरेज इन्वेंटरी के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी में कुछ रिलेशनशिप बता देता है, इसमें एक्स अज्यूम करना पड़ा। ये कितना हो गया 3.5x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 3.5 करके देख लेना, राउंड ऑफ करके कुछ बनेगा इसका, तो वो बन जाएगा 14286। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये तो 14286 आ गया, और इसको 2.5 into 14286 करके देख लेना, ये लगभग 35715 बन जाएगा। कोई डाउट आया समझ में इस टाइप के क्वेश्चन? तो आपके डीक्यूएल में तो इस टाइप के 8-10 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने नोट्स में एक दो ही क्वेश्चन दिए क्योंकि रिपीटेटिव नेचर के हैं। कॉस्ट गिवन है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ रिलेशनशिप बताता है, वो तो कुछ भी कह देता। इस क्वेश्चन में कर लेता हूं, चलो अगर ये लिखा होता क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 5,000 मोर देन द ओपनिंग, या ओपनिंग इज 10,000 मोर देन द क्लोजिंग, क्लोजिंग अगर x होती तो ओपनिंग कितनी हो जाती है x plus 5,000, फिर यहाँ पर मैं क्या पुट कर देता x plus 5,000 plus x upon v2। बाकी तो सारा कांसेप्ट सेम ही रहता। तो ओपनिंग और क्लोजिंग की रिलेशनशिप में क्या बताता है, मोर लेस करके बताता है, प्लस माइनस कर देना, टाइम्स करके बताता है, तो x उसको मल्टीप्लाई करके अज्यूम कर लेना, तो मैथ्स का कांसेप्ट हो जाएगा। किसी को डाउट इसमें? ठीक है जी, हाँ जी बच्चे। सर ये ओपनिंग इन्वेंटरी अब जो लिखी है x plus 5,000 x नहीं आएगा? नहीं, अगर ये लिखा होता क्लोजिंग इन्वेंटरी टाइम्स ना लिखा होता, ये लिखा होता ओपनिंग इन्वेंटरी इज रुपीस 5,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंटरी। यस सर। तो क्लोजिंग अगर x होती तो ओपनिंग x plus 5,000 होती, और 5,000 x कब लेंगे? अगर x होता तो टाइम्स होता ना, अगर लिखा होता क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 3 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग इन्वेंटरी, ठीक है, ठीक तो है, उसमें फिर x लेना पड़ता। ठीक है। क्लियर है जी सभी को ये चीज? किसी को डाउट? यस सर। सूजल आया समझ में? अब अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, इसमें भी रेशियो के अंदर ना चेंजेस वगैरह पूछ सकता है कुछ फिगर्स के अंदर, वो देखते हैं। अगर मान लो मैं ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज या सेल करूं, कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन, आज मान लो मैंने गुड्स खरीद लिए, ठीक है जी, तो एवरेज इन्वेंटरी में फर्क, ओपनिंग इन्वेंटरी में क्या कभी फर्क पड़ेगा? ओपनिंग तो सेम ही रहेगी। अगर गुड्स खरीद ली तो किसमें फर्क पड़ेगा? क्लोजिंग इन्वेंटरी के अंदर। कुछ भी अगर स्टॉक में चेंज आता है तो ओपनिंग स्टॉक में चेंज नहीं आएगा, क्लोजिंग में। बेच दिया तो क्लोजिंग इन्वेंटरी कम हो जाएगी, खरीद लिया तो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी तो चेंज जो आएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी में आएगा, ओपनिंग इन्वेंटरी में नहीं आता। क्लियर है? नहीं, उसके बाद अब कई बार क्या कहता है अगर चेंज कर दे तो, जैसे अगला क्वेश्चन है उसने फिगर्स बता रखे हैं, आप कहता है अब अगर इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन और जोड़ दूं, मान लो ईयर के अंदर एक ट्रांजैक्शन और जोड़ दूं, तो बताओ क्या फर्क आएगा रेशियो के अंदर। क्वेश्चन करता हूं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैं एक बार इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है दैट इज 20,000, परचेजेस गिवन है 1,60,000, क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन है 60,000। इससे पहले तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखा। तो पहले आपने क्या करा, एवरेज इन्वेंटरी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 20,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, 80,000 अपॉन में 2, 40,000।
परचेजेस वगैरह गिवन होते हो तो जनरली फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का क्या बनता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये कितना हो गया? 180 माइनस 60 120। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा कितना आ गया? 1,20,000 डिवाइडेड बाय दैट इज 3 डेज। ये आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ ट्रांजैक्शंस देके कहता है कि बताओ क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स 4 रुपीज 20,000, कॉस्ट 18,000 के गुड्स को 20,000 में बेच दिया, 16,000 के गुड्स को 20,000 रुपए में बेच दिया। तो एक तो सेल्स बढ़ी 20,000 से, क्या सेल्स आ रही है इस फॉर्मूले में? नहीं आ रही। कैश बढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गुड्स को बेचते हो 16,000 के गुड्स को 20,000 में, अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो 11th क्लास के अंदर, तो आपका स्टॉक कम हो जाता। ओपनिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, किसमें फर्क पड़ेगा? खाली तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में। ओपनिंग इन्वेंट्री में फर्क नहीं पड़ा, परचेजेस में फर्क नहीं पड़ा, खाली क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 16,000 रुपए से कम हो गई। तो अगला जो क्वेश्चन लोगे, यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री आपने 60 ली है, 60 की जगह कितनी ले लो? 44,000। अब दोबारा से सोल्व करके दिखा दो पूरा क्वेश्चन। प्रॉफिट तो इसमें आता ही नहीं ना। कॉस्ट का मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री में तो कोई फर्क आता ही नहीं, या तो परचेजेस में फर्क आएगा या क्लोजिंग में इन्वेंट्री में फर्क आएगा, तो मेरे क्वेश्चन में फर्क आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब 44 तो दोबारा कैलकुलेट कर दोगे 44 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 64/2 32,000 का एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। इधर 20 प्लस 160 माइनस 44, वो करके देख लेना। दोबारा से फिगर्स पुट करना अपने आप, जो बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, घटना होगा घट जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट? जैसे अगले पार्ट में कहता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000, तो ठीक है पहले 60 की थी, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने से ले रहे हो? 80 से। दोबारा सॉल्व करके दिखाता। वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने मतलब पहले एक ओरिजिनल फिगर्स दिए, फिगर्स को चेंज करके बता देता है, दोबारा कैलकुलेट कर दो, पता चल जाएगा बढ़ रहा है घट रहा है। अगले में जैसे कहता है गुड्स परचेज, अगर 40,000 के गुड्स खरीदूंगा तो एक तो 40,000 से परचेजेस बढ़ जाएगी और 40,000 से क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा। गुड्स खरीदे तो हमारे स्टॉक में भी तो आएगा। तो ये 2 लाख का कर दो, 1 लाख का कर दो, दोबारा कैलकुलेट कर दो। क्लियर है? गुड्स परचेज रिटर्न, अगर आप गुड्स को वापसी करते हो तो एक तो परचेजेस कम हो जाएंगी, अगर आपने गुड्स खरीदे थे वापसी कर दिए तो एक परचेजेस कम हो जाएंगी और एक क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगा। तो दोनों को 10,000 से कम कर दो, इसको 50 कर दो, इसको 50 कर दो, दोबारा कैलकुलेट कर दो। फिगर्स अगर तीनों ओपनिंग इन्वेंट्री में फर्क नहीं पड़ रहा, मेन केस में फर्क पड़ रहा है क्लोजिंग में। परचेज करने से क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, सेल करने से क्लोजिंग इन्वेंट्री पोस्ट प्राइस से। और अगर आप परचेज रिटर्न करते हो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी, सेल्स रिटर्न आ गई तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। अगले में गुड्स 5,000 के हमने पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम कर लिए, ठीक है, और परचेजेस कम होगा नहीं होगा? गुड्स कंज्यूम फॉर पर्सनल यूज 11th क्लास की एंट्री करो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो जब भी आप पर्सनल यूज के लिए भी गुड्स को लेके जा रहे हो तो परचेजेस में से तो घटाओगे, तो परचेजेस कम कर दोगे, मतलब परचेजेस पहले कितने की थी? 160 की, अब 155 की कर दोगे। और क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले कितने की थी? 60 की, अब 55 की कर दोगे। खोल करके दिखा दो। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर्सनल यूज के लिए लेके आए तो परचेज कैसे कम हुआ? पर्सनल यूज के लिए लीजिए, फ्री में सैंपल बांट दे, ठीक है, चैरिटी में दे दे, 11th क्लास का कांसेप्ट है, ठीक है। उससे क्या कम होता था? परचेजेस कम होता था। परचेजेस कम हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, बस इंपैक्ट देख के उसको दोबारा से कैलकुलेट करके दिखाना, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। जैसे करंट रेशियो में तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल होता है, दोनों बढ़ जाए तो घट जाएगा, दोनों घट जाए तो बढ़ जाए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गुड्स को सेल करते हो ना तो उसकी कॉस्ट प्राइस से क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। 15,000 के गुड्स को 20,000 में बेच दिया तो आधे 11th क्लास में 15,000 से आप स्टॉक को माइनस कर देते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो क्लोजिंग स्टॉक में फर्क पड़ेगा बस। उसके अलावा सेल्स बढ़ती है घटती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट होता है लॉस होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। सेल से क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, परचेज से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। अर्शिया बच्चे कोई डाउट इसमें? ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खत्म होता है। नेक्स्ट रेशियो शुरू करवा रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, वो देखते हैं क्या। बच्चे अगर अभी भी पढ़ने का माइंडसेट नहीं बनाओगे ना तो मेरे हाथ की बात नहीं है, फिर उसके बाद ये है कि फिर तो अपना भगवान भरोसे बोर्ड के पेपर में जाओगे। नेक्स्ट रेशियो देख रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड
रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। टर्नओवर का मतलब है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की आप कितनी टर्नओवर करा रहे हो, मतलब कितनी जल्दी उनसे पैसा कलेक्ट कर रहे हो। मान लो ट्रेड रिसीवेबल्स आपका एवरेज डेटर्स हो पूरे साल में, एवरेज आप उधार में माल बेचते हो मान लो 5 लाख का है, और आपने जो उसकी वजह से सेल्स जनरेट कर दी उधार पे, कैश सेल्स अलग होगी, क्रेडिट में जो आपने सेल्स जनरेट कर दी वो 50 लाख की कर दी, ठीक है। इसका मतलब उसी पैसा कलेक्ट करके कितनी बार उनसे पैसा कलेक्ट कर लिया, 10 बार। तो जितनी ज्यादा बार पैसा कलेक्ट कर लोगे उतना अच्छा। हाउ क्विकली वी आर एबल टू कलेक्ट मनी फ्रॉम आवर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अच्छी बात है, जितना जल्दी कलेक्ट करोगे वो कैश दोबारा से बिजनेस में यूज होगा, उतना ही एफिशिएंट है। टर्नओवर में तो यही बताया ना कि नेक्स्ट स्टेज में कितना जल्दी आ रहा है, जितना ज्यादा टर्नओवर कराओगे किसी भी चीज की उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। क्लियर है चीज, कोई डाउट? बस इसमें ध्यान रखना, जब इसमें मैं ट्रेड रिसीवेबल की बात करता हूँ, याद है करंट रेशियो मैंने कहा था नेट चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करना था। यहाँ पर तो मैं अपने टोटल डेटर्स की टर्नओवर को चेक करना चाह रहा हूँ ना, 5 लाख के डेटर्स हैं उनकी टर्नओवर है, प्रोविजन तो मैं अपने लिए बनाता हूँ। तो वहां पर पर्पस कुछ और था, मैं देखना चाह रहा था कितना कैश मिलने के फ्यूचर में चांसेस हैं। यहाँ मैं देखना चाह रहा हूँ कि टोटल डेटर्स की हमने कितनी टर्नओवर करा दी है, ठीक है जी। तो इसलिए यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने ग्रोस फिगर लेना है। ग्रोस का मतलब है अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे भी रखे हैं तो उसको आपने माइनस नहीं करना। मतलब टोटल डेटर्स और बीआर आपके दे रखे हैं 1 लाख के, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको दे रखा 10,000 का, तो मुझे नेट नहीं चाहिए, मुझे ग्रोस ही चाहिए। तो टोटल डेटर्स कितने हुए मेरे 1 लाख के, तो प्रोविजन को माइनस नहीं करना। अक्षरा क्लियर बच्चे? पॉइंट यस सर। फॉर्मूला देखते हैं, हाउ क्विकली वी आर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, हायर द रेशियो बेटर इज द एफिशिएंसी इन कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी। फॉर्मूला इसका बनता है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रिएट कब होंगे, डेटर्स क्रिएट कब होंगे, जब उधार में माल बेचोगे, उसमें से उधार में भी जो टोटल बेचा उसमें से जो रिटर्न्स आ गए उससे तो डेटर्स नहीं क्रिएट होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कुल मिला के अपना क्रेडिट पे नेट कितनी सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स होता है, तो नेट क्रेडिट सेल्स भी कह सकता हूं इसको मैं। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक क्रेडिट रेवेन्यू होता है, एक नेट और उसमें डिफरेंस क्या होता है कि उसमें खाली क्रेडिट की मैं बात करता हूं तो उसमें से रिटर्न्स माइनस नहीं होते, नेट में हम रिटर्न्स को माइनस कर देते हैं, जैसे परचेज और नेट परचेज। परचेज मतलब टोटल परचेज, नेट परचेज का मतलब परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। सेल्स का मतलब टोटल सेल्स, नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। पहले तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है। कई बार डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल अलग अलग से बता रखे होते हैं तो आप डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को प्लस कर लोगे ताकि ट्रेड रिसीवेबल्स पता चल जाए। क्लियर है चीज? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं देखते हैं। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा होता है जो कि टोटल रेवेन्यू होता है। एक फॉर्मूला होता है कैश रेवेन्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इसमें बनेगा, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें हम बाद में करने वाले हैं, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें बनेंगे कैश रेवेन्यू की परसेंटेज क्रेडिट रेवेन्यू पे गिवन है, गिवन टोटल रेवेन्यू है जैसे उसमें था। तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू को हटा दूं तो क्या निकल के आ गया, क्रेडिट रेवेन्यू निकल के आ गया। उधार पे कितना माल बेचा, मान लो मैंने उधार पे 10 लाख का माल बेचा, वापसी मेरे पास कुल मिला के 50,000 का माल आया है, लेकिन उसमें से 10,000 कैश रेवेन्यू में से आया, 40,000 क्रेडिट रेवेन्यू में से। तो यहाँ पर मुझे क्रेडिट का नेट बनाना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या माइनस करूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, मतलब बेसिकली सेल्स रिटर्न। लेकिन वो सेल्स रिटर्न कहां से आनी चाहिए, आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। 11th क्लास का मैं कंसेप्ट थोड़ा सा बताऊं,
तो अगर आपको सेल्स रिटर्न गिवन होती थी 11th क्लास याद करो, तो आप हमेशा उसको क्या एज्यूम करते थे? उधार में से वापस आया होगा, कैश में से। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, हमेशा नेम से कराना, कभी भी करा सेल्स रिटर्न टू कैश। तो मेरी असम्पशन क्या होती थी कि जो भी रिटर्न्स होते हैं, चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल्स रिटर्न हो, जनरली वो उधार के ट्रांजैक्शंस में होती है। तो क्वेश्चन में अगर आपको क्रेडिट रेवेन्यू गिवन है, क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न गिवन है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स गिवन है, तो क्या एज्यूम कर लोगे? क्रेडिट रेवेन्यू में से ही रिटर्न्स आता है जनरली, तो उसको माइनस कर दोगे। लेकिन अगर स्पेशली बताया कि कुल मिला के इतना माल वापसी आया जी, उसमें से इतना कैश रेवेन्यू में से वापसी आया, इतना क्रेडिट रेवेन्यू में से वापसी आया, तो आप कौन से वाला माइनस करोगे? जो क्रेडिट रेवेन्यू में से वापसी आया है। क्लियर है चीज? तो अगर आप टोटल रेवेन्यू में से पहले कैश रेवेन्यू को माइनस करते हो तो क्या निकल के आता है? क्रेडिट रेवेन्यू। उस क्रेडिट रेवेन्यू में सब रिटर्न्स को भी माइनस कर देते हो। कंडीशन है कि वो रिटर्न्स कहां से, क्योंकि क्रेडिट रेवेन्यू को नेट बनाना है। अगर टोटल रेवेन्यू का नेट बनाना होता तो टोटल सेल्स रिटर्न माइनस होती। क्रेडिट रेवेन्यू में से नेट बनाना है तो जो सेल्स रिटर्न आई है दैट शुड बी आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो ये क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम। तो बड़ा सिंपल सा है, पहले टोटल रेवेन्यू में से किसको माइनस करेंगे? कैश रेवेन्यू को। तो दैट इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू। तो अगर यहां तक मैं देखता हूं तो मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, इसको कैश रेवेन्यू बदल जाता हूं तो कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। क्लियर है? वो एक्स वाले क्वेश्चंस में आएगा कि कैश रेवेन्यू या क्रेडिट रेवेन्यू परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है और वो किस चीज के ऊपर परसेंटेज दे रखा है वो गिवन नहीं है। ठीक है जी, एक तो क्वेश्चंस में बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे। एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू गिवन है, कैश रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स गिवन है और कुछ नहीं बता रखा, तो क्या एज्यूम कर लिया कि वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स कहां से है? क्रेडिट रेवेन्यू में से ही है। ठीक है जी, तो टोटल रेवेन्यू में से पहले कैश रेवेन्यू माइनस करा तो क्या निकल के आ गया? क्रेडिट रेवेन्यू। फिर उसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स को माइनस करा तो क्या निकल के आ गया? नेट क्रेडिट रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स गिवन ही नहीं है तो जो क्रेडिट रेवेन्यू होगा वही हमारा नेट क्रेडिट रेवेन्यू हो जाएगा। क्लियर है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपको एक बताया था, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, लगभग इन्वेंट्री हमारे पास कितने दिनों तक रहता है। यहां पर मैं आपको एक बता रहा हूं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है लगभग कितने दिनों में हम उनसे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, डेज में आंसर आ जाएगा कितने दिनों में पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। जितने कम दिनों में कलेक्ट करोगे उतना अच्छा है। तो ये जब डेज में हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं तो जितना कम होगा उतना अच्छा है। क्लियर है? तो रेशियो तो ज्यादा आना चाहिए लेकिन जो डेज में आंसर आ रहा है वो कम आना चाहिए। ठीक है, जो टाइम्स में आंसर आ रहा है, कितने बारी हमने एक साल में डेटर से पैसा कलेक्ट करा तो ज्यादा से ज्यादा हो, कितने दिनों में कलेक्ट करा वो। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ज्यादा से ज्यादा चाहिए लेकिन एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो कम से कम। क्लियर है? फॉर्मूले में किसी को डाउट है तो जब भी क्वेश्चन आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का आपने ध्यान रखा कि ग्रोस ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए, नेट नहीं चाहिए। तो आपने अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह बता भी रखा है तो उसको आपने माइनस नहीं करना है। ठीक है जी, फिर आपने फॉर्मूला याद कर लिया, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज इन्वेंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 होता है। मेन तो न्यूमरेटर के साथ प्रॉब्लम है। तो न्यूमरेटर में मुझे चाहिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो लास्ट के 3 वर्ड देता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से कैश को हटा देता हूं तो क्या आ गया? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। उसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स को भी हटा देता हूं तो क्या आ गया? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें भी वो एक तो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, 2 टाइप के क्वेश्चंस वही बनते हैं। आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो बता दिया, नेट क्रेडिट रेवेन्यू बता दिया, क्या निकल के आ गया? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया। अब ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ रिलेशनशिप बता दी। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 10,000 मोर देन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अगर x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स x + 10,000 हो गए। पुट करो, आंसर आ गया। एक तो ये क्वेश्चन बना। दूसरा, कैश रेवेन्यू इज 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू और गिवन है टोटल रेवेन्यू। तो लेट क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू x, कैश रेवेन्यू x/4। फिर फॉर्मूला लगाओ, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो वहां से क्रेडिट रेवेन्यू निकल के आएगा, भी नेट नहीं निकल के आएगा। क्रेडिट रेवेन्यू आ गया। अब अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स गिवन है तो उसको माइनस कर दो, नेट क्रेडिट रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? नोट्स में से देखते हैं।
फॉर्मूला लिखा रहने दे रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। नेट क्रेडिट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 31 देख रहे हैं, पेज नंबर 70 के ऊपर। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। मैं एक बार इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, चलो क्या क्या गिवन है। टोटल रेवेन्यू गिवन है, दैट इज 2 लाख। कैश रेवेन्यू गिवन है, दैट इज 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू के ऊपर परसेंटेज है, कोई दिक्कत है क्या? टोटल रेवेन्यू गिवन ही है, वो तो दिक्कत कब होती है जब जिस चीज के ऊपर परसेंटेज होती है और उसकी वैल्यू गिवन ना हो। तो यहाँ पर तो टोटल रेवेन्यू का 20%, 2,25,000 का 20% 45,000 रुपए हमारा कैश रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स भी गिवन है, और स्पेशली लिख रखा है आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। ना भी लिख रखा होता तब भी मैं क्या एज्यूम करता, क्रेडिट में से होगा। तो स्पेशली बता देगी इतना कैश रेवेन्यू में से रिटर्न आया, इतना क्रेडिट रेवेन्यू में से। तो हमें कैश रेवेन्यू में से जो रिटर्न आया उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि हम नेट क्रेडिट रेवेन्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हमें रिटर्न्स भी क्रेडिट रेवेन्यू वाला ही चाहिए था। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बता दिया 8,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बता दिया 12,000। सीधा सीधा क्वेश्चन बता रखा है। तो आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 10,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। दूसरा आपको चाहिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके लिए आपने क्या करा, टोटल रेवेन्यू लिया 2,25,000 माइनस कैश रेवेन्यू आपने कर दिया 45,000। तो इसको माइनस करके क्या चीज निकल के आ गई, 1,80,000 के क्रेडिट रेवेन्यू आया अभी। तो फिर आपने माइनस कर दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स 20,000, 1,00,000। ये हमारा क्या आ गया, नेट क्रेडिट। क्लियर है? टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू को माइनस करते हैं तो क्रेडिट रेवेन्यू आ गया, फिर उसमें से आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स को भी माइनस कर दिया, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 16 टाइम्स। इसका मतलब एक साल में आपने डेटर से कितनी बार पैसा कलेक्ट कर लिया, 16 बार। अगर वो एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का तो लगभग कितने दिनों में कलेक्ट कर रहे हैं, तो 365 डिवाइडेड बाय 16, जो भी आएगा वो डेज में आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? किसी को डाउट? ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चंस हैं। एक बार फॉर्मूला याद कर लो, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसका तो सिंपल ही है। अगला देखते हैं, और भी बताता हूं। चलो, टोटल रेवेन्यू गिवन है 4 लाख, कैश रेवेन्यू इज 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। क्रेडिट रेवेन्यू गिवन ही नहीं है। लेट क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू x कैश रेवेन्यू x by 4, कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल। यहां से क्रेडिट रेवेन्यू आ जाएगा। अब क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स गिवन है? नहीं। इसका मतलब जो क्रेडिट रेवेन्यू आया वही हमारा नेट क्रेडिट रेवेन्यू हो गया। और फिर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग का मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस ओपनिंग, उसकी वैल्यू गिवन है। मतलब सीधा सीधा ओपनिंग नहीं बताया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बता दिया एक तो, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बता दिया, तो हमें क्लोजिंग पुट कर ओपनिंग आ जाएगा। क्लियर है ना? तो आपके पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी है। हो जाएगा क्वेश्चन, अर्थित डिमांड हो जाएगा। यस सर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं, बस 33 तक करा रहा हूं, उसके बाद फिर कल मैं ये टर्नओवर सारे खत्म करा दूंगा। ठीक है, कल टर्नओवर खत्म करा के फिर 2 या 3 दिन प्रॉफिटेबिलिटी में लगने हैं हमारे, फिर एक चैप्टर रह जाएगा बस हमारे सिलेबस का। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। टोटल रेवेन्यू गिवन है, कैश रेवेन्यू भी गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स भी गिवन है। टोटल रेवेन्यू में से क्या करा, कैश रेवेन्यू को भी माइनस कर दिया और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स को भी माइनस कर दिया। क्या आ गया, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। उसके बाद टोटल डेटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बीआर को ऐड करो, क्या आ गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बीआर को ऐड करो, क्या आ गया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का इसमें कोई यूज, क्योंकि हमें नेट चाहिए। ठीक है जी। और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, उसका ट्रेड पेबल्स उसका कोई यूज नहीं। ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए थे, इसलिए इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हमने कुछ भी
नहीं करा, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। अगला भी एक बार और बताएं तो मेरे हिसाब से सिंपल से बनता है। देखो क्रेडिट रेवेन्यू गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, क्या आ गया? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और कहता है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 8000 मोर देन द ओपनिंग। ओपनिंग को x माना तो क्लोजिंग को क्या मान लिया? x प्लस 8000। क्वेश्चन पर हो गया तो ठीक है जी। आगे आप अपनी फाइल में इलस्ट्रेशंस भी देखोगे ना, तो मैंने डू योरसेल्फ करके दे रखा है, ठीक है जी। तो यही क्वेश्चंस बनते हैं, हो जाएगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा दिए। एक क्वेश्चन आया था जिसमें कैश रेवेन्यू क्रेडिट के ऊपर दे रखा है, क्रेडिट गिवन नहीं है, मैंने क्रेडिट को x मान लिया। एक क्वेश्चन है जिसमें ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है और ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ रिलेशनशिप बताता है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस आपके इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में बने, दो टाइप के क्वेश्चंस आपके ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में बने, हो जाएंगे, ठीक है जी। इसको ट्रेड रिसीवेबल्स तक कंप्लीट करके देख लेना सारा, कल और परसों। कल इसमें टर्नओवर और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी की कोशिश करेंगे 2 दिन में।